मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली मेंस की दृष्टि से, यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे तो इस टॉपिक की जो समझ है वह प्री में भी अपना रोल प्ले करेगी। प्री में भी अच्छे स्कोर की यह आपको गारंटी एक प्रकार से देगी। तो इसलिए इस पर जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वह इस योजना के माध्यम से कहीं न कहीं अर्थशास्त्र की समझ के बारे में भी बातें करूंगा। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। तो आइए अब इस पर बात शुरू करते हैं। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी, और बकायदे उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक निर्णय के बारे में मैं आपको बता चुका हूं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या अब 34 से बढ़ा करके 38 करने का निर्णय लिया गया है। ठीक इसी तरीके से एक और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, और वह निर्णय था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में। यह स्कीम क्या है उस पर हम लोग समय रहा तो बाद में बात करेंगे। पहले से समझने की कोशिश करते हैं। मैं कई बार आप सबसे यह बात कह चुका हूं कि जब भी कोई इस तरह की योजना आती है तो सबसे पहले उसका जो नाम है उस नाम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब किसी योजना का नाम रखा जाता है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही, कोई ना कोई उस नाम का आधार तो होता ही है। और यदि आपने थोड़ा सा वक्त लगाकर उसे यूं कह लीजिए कि डिकोड कर लिया तो मान करके चलिए कि उस टॉपिक पर 3/4 पकड़ तो आपकी हो गई। मैं समझ की बात नहीं कर रहा, मैं पकड़ की बात कर रहा हूं, जो समझ से भी ऊपर की बात होती है। अब आप देखिए कि इसका पहला शब्द है इमरजेंसी, आपातकालीन। यानी कि यह सामान्य योजना नहीं है, यह आपातकालीन योजना है। तो सीधी सी बात है कि अब आपको 2 बातें समझनी होंगी। पहला तो यह कि भाई क्या आपातकाल आ गया ऐसा। जब आप आपातकाल को समझने की कोशिश करेंगे तो सीधी सी बात है कि उस आपातकाल से जुड़े हुए लोगों के बारे में ही यह स्कीम होगी। यह भी बात आपकी समझ में आ जाएगी। और फिर तीसरी बात यह भी आप उससे निकाल सकते हैं कि भाई जब यह आपातकाल खत्म होगा तो यह योजना भी खत्म हो सकती है। किससे रिलेटेड इमरजेंसी है? क्रेडिट लाइन गारंटी, यानी कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई आपातकालीन स्थिति है। तो अब आप अपने दिमाग में ये विचार लाने की कोशिश कीजिए, विचार करिए कि अभी कौन से आपातकाल की स्थिति भारत में आ गई है। तो एकदम आपका दिमाग आपको उत्तर देगा कि भाई ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। होर्मुज जलडमरू मध्य का जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद हो गया है। जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसकी आवाजाही पूरी दुनिया के लिए कम हो गई है। नतीजा ये हो रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जो हैं वो बेतहाशा बढ़ गए हैं। पूरी दुनिया में इसको लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। भारत चूंकि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ अपना आयात करता है तो भारत के लिए भी यही एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये बात अलग है कि भारत ने अभी तक पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ाई नहीं है, लेकिन भारत भी कब तक इसे बर्दाश्त कर पाएगा। यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ की जो सप्लाई कम हो रही है उसने आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी है। क्लियर हो गया? अब आपको देखना होगा कि भाई ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है इसका किस तरीके का इंपैक्ट पड़ रहा है। जब आप इंपैक्ट के बारे में सोचेंगे तो फिर आपको कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। सामान्य इंपैक्ट तो देखिए बहुत सारे हैं। गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं तो बहुत से होटल बंद हो गए। मजदूर चूंकि खाना पकाने के लिए भी बहुत मारे मारे फिर रहे हैं तो बहुत से मजदूर तो अपने अपने घरों को लौट जा रहे हैं। अखबारों में आप ये सब पढ़ रहे हैं। तो ये 2 छोटे मोटे इंपैक्ट है, हालांकि अपने आप में बहुत बड़े इंपैक्ट है। अगर हम उनको और बड़े स्तर पर जोड़ेंगे तो पता लगेगा कि ये उसी की तो देन है।
तो दोस्तों, जब हम क्रेडिट गारंटी की बात करते हैं तो ऋण किसको चाहिए? यहां व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, हम उद्योगों की बात कर रहे हैं। तो यहां कौन से उद्योग आएंगे जो पेट्रोलियम पदार्थों से सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित हो रहे हैं? सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग। उसका कारण क्या है? कारण सीधी सी बात है, एक तो इनके पास पूंजी बहुत कम होती है, फिर पूंजी बहुत कम होने के कारण ये बहुत समय तक, लंबे समय तक सरवाइव भी नहीं कर सकते। निर्यात इनका बहुत ही कम हो गया है, अमेरिका से जो डील नहीं हो पा रही है उसके कारण भी, और ये सब रास्ते वास्ते बंद हो गए हैं उसके कारण भी। तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रही है वो हमारे इस MSME सेक्टर को पड़ रही है। और अगर ये एक बार बंद हो जाए तो दोबारा खुलना इनका आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता। दोस्तों, ये हमारे यहाँ के 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, 12 करोड़ लोगों को। और अगर इन पर संकट आ गया है तो आपको सोचना चाहिए कि 12 करोड़ लोगों के परिवार पर संकट है, 12 करोड़ लोगों पर। तो सरकार ने पहले सोचा कि भाई इनको संभालो। और इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है वो हमारा है विमानन का क्षेत्र, क्योंकि उनको पेट्रोलियम पदार्थ चाहिए, उनको तेल चाहिए, और उनके रेट बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर सरकार ने अभी सपोर्ट नहीं किया विमानन कंपनी को भी और MSME को भी, तो मान करके चलिए कि ये दोनों के दोनों सेक्टर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको देखिए क्लियर हो गया है इस इमरजेंसी को केवल डिकोड करने से कि ये क्रेडिट लाइन गारंटी जो स्कीम है वो स्पेशली MSME सेक्टर और विमानन सेक्टर के लिए है, लेकिन जो गैर MSME सेक्टर होंगे उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े, उनके लिए भी है, लेकिन मूलतः यह इन दो सेक्टर्स के लिए है, राइट। इसीलिए आप देखेंगे कि जो MSME सेक्टर को जो क्रेडिट देने की बात कही गई है वो 100% तक है, और जो गैर MSME सेक्टर से और जो विमानन क्षेत्र हैं उनको 90% तक की गारंटी मिलेगी। अब हम आगे के शब्दों पर आते हैं। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है कि आपको ऋण मिलेगा। तो ऋण तो मिलता ही है, मिला हुआ है, लेकिन उनके साथ मुश्किल अब यह हो गई है कि चूंकि पूरा का पूरा मामला बिल्कुल रुक सा गया है, तो उन्हें अपने को जीवित रखने के लिए और ज्यादा ऋण की जरूरत है, और ज्यादा उनको ऋण चाहिए। वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं, सामान बिक नहीं रहा है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है उस तरीके से। तो सरवाइव करने के लिए उन्हें और धन की जरूरत है। अब सवाल यह है कि धन उन्हें देगा कौन? तो धन देने का काम करेंगे बैंक। और जब बैंक किसी को भी उधारी देते हैं तो आप जानते हैं, तो कहते हैं कि भैया तुम लौटा दोगे, इसकी क्या गारंटी है? तो कुछ मॉर्टगेज रखो। अब इनके पास मॉर्टगेज रखने के लिए है क्या? क्योंकि इनके पास जो भी पहले था उस सबको मॉर्टगेज रख करके उसके बदले में ऋण लिया हुआ है, तो मॉर्टगेज रखने के लिए कुछ है नहीं। तो सरकार कहती कि नहीं, चिंता मत करो, अगर तुमने पहले से ऋण लिया हुआ है कोई बात नहीं, अब उसे तुम लौटाने की स्थिति में नहीं और तुम्हें और भी ऋण चाहिए, गारंटी तुम बैंकों को दे नहीं सकते, तो हम गारंटी देते हैं। क्योंकि बैंक को अगर बिना गारंटी के सरकार कह दे कि तुम पैसा दो तो उसके डूबने का डर हो जाएगा, और फिर बैंक डूब गए तो अर्थव्यवस्था डूबेगी। तो सरकार कह रही कि नहीं, कोई बात नहीं, हम गारंटी देंगे, तुमको गारंटी देने की जरूरत नहीं है। तो सरकार की एक कंपनी है राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, तो ये कह रही कि नहीं, इनके बदले में हम गारंटी देंगे। तो ये बैंकों को गारंटी देगी, और ये जो सेक्टर है जो भी ऋण लेना चाहते हैं उनको बैंक ऋण दे देंगे बिना किसी गारंटी के। लेकिन जो ये लिमिटेड कंपनी है राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ये इनकी गारंटी लेगी। दोस्तों, अब देखिए कि केवल इसकी लाइन को, यानी कि जो इसका नाम है उसको डिकोड करने से आपके सामने क्लियर हो गई। अब इनके तथ्य आपको जानने की जरूरत रह जाती है कि इसकी डिटेलिंग्स क्या है। आप समझ गए हैं? डिटेलिंग्स आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे MSME सेक्टर को 100% तक की गारंटी मिलेगी जितना ऋण लेंगे, और जो गैर MSME है और जो विमानन क्षेत्र है उनको 90% तक की गारंटी मिलेगी। और याद रखिए, ये उन्हीं को मिलेगी जो पहले ऋण ले चुके हैं। मतलब हम आपको एक्सटेंड कर रहे हैं, नए ऋण की बात नहीं है। जो आपने ऋण लिया हुआ है हम उन्हीं को इस तरह की गारंटी सरकार देगी।
विमानन कंपनियों के लिए जो अतिरिक्त कर्ज की सीमा है वो 1500 करोड़ रुपए प्रति उधार करता है। 1500 रुपए प्रति कंपनी। दोस्तों, जो अतिरिक्त कर्ज की जो अवधि होगी वो 5 वर्ष के लिए होगी, जिसमें कर्ज जारी होने से 1 साल की अवधि का मोरेटोरियम यानी भुगतान पर छूट रहेगी। आप कर्ज ले लीजिए 1 साल तक, उसके बदले में आपको कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इस बीच में आप अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर दीजिए और इसके बाद फिर आप कर्ज का भुगतान करेंगे। लेकिन विमानन कंपनियों के लिए यह सीमा 5 साल से बढ़ा करके 7 साल कर दी गई है और जो मोरेटोरियम टाइम है यानी कि आपको भुगतान नहीं करना है उसे 1 साल से बढ़ा करके 2 साल कर दिया गया है। ये इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग है। दोस्तों, ये जो स्कीम है इसके साथ ही एक और है 5.0, यानी कि ये 5वीं स्कीम है, यानी कि इससे पहले भी ये स्कीम आ चुकी है। तो आपके बस जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस स्कीम की शुरुआत कोविड के दौरान हुई थी। कोविड के दौरान, और हमारे मंत्री महोदय जी ने ये बताया है कि इस स्कीम के बहुत अधिक फायदे हुए हैं और यह स्कीम बहुत अधिक सफल रही है। तो दोस्तों, देखिए कि हमने स्कीम के बारे में बातें की, लेकिन इसके माध्यम से हमने अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम करती है इसको भी समझने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि अब आपको यह स्कीम बहुत सरल सी जान पड़ रही होगी। दोस्तों, इस टॉपिक पर बस इतना ही और अब इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।